Good morning, student. I am J.K. Shohare. Most welcome to my YouTube channel Chemistry Minds. आज मैं आपको लाया हूँ प्रभावी नाप की आवेश तथा सिलेटर के नियम से रिलेटेड वीडियो। यह एक बहुत ही मोस्ट हेडेड है क्योंकि यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इस टाइप की जितने भी तुम्हारे कंपेयर हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों घटते हैं, अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में क्यों घटते हैं, क्यों बढ़ते हैं, तो इनकी एक्सप्लेन हर जगह इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज से ही होती है। इसलिए इस हेडिंग को विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चंस आपका आता है कि नाइट्रोजन 7 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेफ क्या होगा, यानी प्रभावी नाप की आवेश क्या होगा। तो इस टाइप के किसी भी एटम का जेफ भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं कि आखिर इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्रभावी नाप की आवेश क्या है। तो आप जानते हो बेटा, जितने भी एटम्स होते हैं, सपोज दैट ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली कक्षा है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमारी दूसरी कक्षा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम चर्चा करें सोडियम के लिए जैसे, तो ये हमारी तीसरी कक्षा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन्स को एक अट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होगा, लेकिन ये जो इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके चारों तरफ इस टाइप से भरे होंगे जो कि इस अट्रैक्शन को कमजोर कर रहे होंगे, और कुछ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन्स भी कमजोर कर रहे होंगे। तो इसमें एक्चुअल अट्रैक्शन ना लग करके कुछ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाप की आवेश कहते हैं। अर्थात जितना नाभिक वास्तव में इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाता है वही हमारा प्रभावी नाप की आवेश है। इसे हम जेफ से व्यक्त करते हैं। जेफ बराबर होता है जेड एक्चुअल माइनस एस। अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। जेड एटॉमिक नंबर है, उसका परमाणु क्रमांक है। तो जैसे हमारे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हैं, तो पूरा 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग रहा है, कुछ कमी आ रही है। लेकिन जितना लग रहा है, अगर इस कमी को घटा दें, जो ये कमी आ रही है इस कमी को घटा दें, तो वास्तविक अट्रैक्शन आ जाएगा, वही इसका प्रभावी नाप की आवेश होता है। तो ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। अब फील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा, देखिए जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नाभिक की जो इधर हैं, तो ये इस टाइप से फैले होंगे। ठीक है, तो कितना शील्ड किए हैं इस कक्षा को, ये वही शील्डिंग इफेक्ट है। अर्थात अगर ये बहुत क्लोज होते तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा शक्तिशाली होता, स्ट्रॉन्ग होता, और जब फील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही जेफ कम होगा। अर्थात जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/, शील्डिंग इफेक्ट। देखो लेंथेनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, वहां भी ये शील्डिंग इफेक्ट की सहायता हमको लेनी पड़ती है। तो अब देखिए जरा, जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो इतनी दूर दूर है ये, तो मतलब इतना शील्ड कर पाया। अच्छा, यदि यही कक्षा बड़ी हो जाती, जैसे बैक एंड डी ऑर्बिटल और बैक एंड ऑफ एफ ऑर्बिटल रहते हैं 4f में, तो अब कक्षा का आकार जैसे बढ़ जाता, ऐसे बढ़ जाता। और इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास कितने, 8, तो ये दूर दूर आ गए कि नहीं आ गए। तो बताइए जरा, जब कक्षा बड़ी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, तो शील्डिंग इनकी कमजोर हो जाती है, ये पुअर फील्डिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, पुअर फील्डिंग, अर्थात फील्डिंग प्रभाव कमजोर हो जाएगा। और जब फील्डिंग प्रभाव कमजोर हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, ये बढ़ जाता है, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो
अब ये शील्डिंग इफेक्ट के जो आंकिक मान होंगे, हमें कैसे जानकारी कि किस एटम के लिए, किस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कितना शील्डिंग इफेक्ट लगाएं, तो ये हमें चूंकि एक्चुअल वैल्यू हमें ऐसी पता नहीं रहती है, तो इसके लिए वैज्ञानिक स्लेटर ने कुछ लॉस दिए थे। वैज्ञानिक स्लेटर ने कुछ लॉ दिए थे एस निकालने के लिए, जिसे हम स्लेटर्स के लॉ कहते हैं। उनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी हम जैब की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। तो क्या रूल दिए थे स्लेटर ने, वो हम लिखते हैं। स्लेटर्स लॉ, हेडिंग लगाएंगे स्लेटर्स लॉ। स्लेटर्स लॉ। तो शील्डिंग इफेक्ट का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक स्लेटर ने कुछ लॉ दिए थे, जिसे स्लेटर लॉ कहते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान 0.005 होता है। S का मान कितना होता है? 0.005 होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए S का मान 0.005 होता है। दूसरा लॉ का है रूल नंबर 1। अब ये बेटा रूल 5-6 रूल हो जाएंगे, लेकिन कुछ रूल्स आप जो है याद कर लेंगे, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। 1s स्क्वायर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हीलियम के इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम के इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान 0.30 होता है। तो यदि हम अब इधर अगर हमें ये मालूम है, तो हम जेफ ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, जेफ ऑफ H, तो ये इक्वल टू होगा बेटा जेड एक्चुअल लिखें हम या जेड लिख दें, जेड एक्चुअल माइनस एस। तो जेड एक्चुअल कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता? 1 माइनस 0.005। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, घटा दोगे तो ठीक है ना। 0.005 घटा देना तो कितना आ जाएगा? 0.995। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम निकालें जेफ ऑफ हीलियम, हीलियम एटम के लिए जेफ निकालें, तो ये भी होगा जेड एक्चुअल माइनस एस। तो इसका जेड एक्चुअल कितना है बेटा? 2। एस का मान कितना होगा? 0.30। तो ये कितना आ जाएगा? 1.70। तो ये हीलियम के लिए आ जाएगा। ये दोनों के लिए चूंकि 1 और 2 एटम जो दो बताए हैं मैंने, इनके लिए आपको याद करना है। खैर रूल्स तो आपको सब याद करना पड़ेंगे। 2 या 3 रूल्स और हैं जिनके लिए हम नाइट्रोजन वगैरह, जिंक वगैरह की याद कर लेंगे। ठीक है ना। थर्ड रूल देखें, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन NS, NP, ND, NF सब सेल में है, तो N+1 में सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट S का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कैसा? जैसे हम कहें सोडियम का हम कहें कि 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s1। हम कहें कि सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो 2 2 4 6 10, तो 10th इलेक्ट्रॉन हमारा इधर है। तो 10th इलेक्ट्रॉन के लिए जो 3s1 में इलेक्ट्रॉन है, 3s1 में इलेक्ट्रॉन के लिए S बराबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना। तो ये रूल को भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का जैब तो नहीं निकलवा रहा है, और यदि निकलवा रहा है तो उसके बाहर वाली जो कक्षा है वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती बेटा? देखिए न्यूक्लियस है,
अच्छा ये न्यूक्लियस है, तो ये इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कितने हैं? इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो जरा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो नाभिक का जो अट्रैक्शन तुम इस कक्षा के लिए लगा रहे हो ना, तो इस कक्षा के लिए जो लगा रहे हो, तो इसका शील्डिंग प्रभाव नहीं पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉनों के लिए। लेकिन अगर तुम इसका लगा रहे थे तो इनका पड़ता। तो शील्डिंग इफेक्ट सदैव अंदर वाली कक्षाओं का पड़ता है, बाहर वाली कक्षाओं का नहीं पड़ता है। तो बाहर वाली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 0 मान लेते हैं। ऐसा मुझसे पहले सिलेटर ने बताया था, नहीं तो ये मेरा रूल हो जाता। ठीक है। अच्छा चौथा रूल देखें, रूल नंबर 4 देख ले। यदि इसको नोट कर ले, यहीं से सवाल बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन ns या np, यदि इलेक्ट्रॉन ns या np उपकोष में है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष ns np nd में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट S1 बराबर होता है आपका, शील्डिंग इफेक्ट S1 बराबर इलेक्ट्रॉन गुणे 0.35, या हम कह सकते 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद N-1 sp d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब ये दोबारा तो F2 बराबर होगा आपका 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है 0.85 होगा। शेष इलेक्ट्रॉन्स के लिए F3 आ जाएगा बेटा। F3 बराबर होगा 1 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये निकलता है, ये अपन को लेके चलना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, फिर आप 5वां रूल बताऊंगा। जैसे देखें, जैसे क्वेश्चन था ही, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेफ की गणना करो। तो हम निकालते हैं बेटा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें, इधर से सॉल्व करेंगे हम। चूंकि N7 का EC 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इधर है 2p3 में। अतः चूंकि N7 का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3 में है, अतः 2s तथा 2p के शेष 4 इलेक्ट्रॉन, देखो किसमें 2p में है, तो 2p 2s 2d तो चूंकि होते ही नहीं है। लेकिन यदि 3p में होता तो 3p 3f 3d के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते उनके लिए हम लेते, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसको छोड़ देंगे। तो कितने 2 और 3 5, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है एक छोड़ दिया हमने, तो कितने बचे 4 के लिए शील्डिंग इफेक्ट S1 बराबर कितना होगा बेटा 4 इंटू 0.35। ठीक है, इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 4 तिहाई 12, तो
1.4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अब ये n-1 है तो हम कहेंगे n-1s अर्थात 1s स्क्वायर के शेष 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बचे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, ठीक है ना। जो अंदर वाली कक्षा हो गई, अब इसके अंदर होती तो वो n-2 कहलाती। देखो n का मान कितना है, 2 है, तो n-1 का मतलब 1 और n-2 का मतलब 2 घटाएंगे उसको, 0 तो 0 है नहीं इधर, ठीक है ना। तो 1s स्क्वायर के शेष 2 इलेक्ट्रॉन के लिए F2 बराबर कितना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 गुणे 0.85, तो F2 बराबर 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 1 17, तो 1.7 आ गया। अतः टोटल S बराबर होगा S1 प्लस S2, तो S बराबर कितना आया, S1 का मान कितना, 1.4 प्लस 1.7, 7 4 11, 1 1 2 1 3, तो 3.1, ठीक है, कितना आ गया 3.1। अतः जैप निकालेंगे अब हम, तो जैप देखें, तो जैप बराबर कितना होगा, जैप बराबर होगा Z एक्चुअल माइनस S, तो Z कितना होता है नाइट्रोजन का 7, S कितना है तुम्हारा 3.1, तो कितना हो गया बेटा, 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 4 में 0.1 गया कितना आ गया 3.9, तो ये आपका प्रभावी नाप की आवेश आ गया, ठीक है। अब यही एक रूल में और सेट करता हूं और यही बताता हूं, ठीक है ना। अगर वो पूछ दी परिधि पर, अगला रूल क्या है आपका, जो रूल 4 है या 4 ही है, रूल 4 है, वो कहता है कि यदि किसी एटम की परिधि पर आप जैप निकाल रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। जैसे हम कहेंगे नाइट्रोजन 7 के परिधि पर उपस्थित, सरकम मीन्स होता परिधि, उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जैप बराबर गणना करो, जैप बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या रूल लगेगा, जो हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उसको छोड़ेंगे नहीं, तो लगाएंगे कैसे, चूंकि N7 का EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3 है। अतः 2s स्क्वायर तथा 2s तथा 2p में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, जब हमने परिधि पर भी ज्ञात करना था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ा था जिसके लिए ज्ञात करना, अब परिधि पर आप नाप की आवेश ज्ञात करना, ठीक है ना। जब परिधि पर ज्ञात करना है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को भी सम्मिलित करेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए S1 बराबर कितना, 5 गुणे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 0.35, तो बराबर कितना आ गया 25 5 3 15 16 17, 1.75 आ गया। शेष 1s के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट F2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 0.85, तो कितना आ गया F2 बराबर बेटा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 1 17, इतना। तो टोटल S कितना आ गया, टोटल S बराबर होगा S1 प्लस F2, तो अब कितना हो गया 5 और 7 दूनी 14 और 1 1 2 1 3, 3.45 आ गया। अतः परिधि पर जैप कितना होगा, अतः जैप बराबर कितना होगा, Z एक्चुअल माइनस S, तो Z कितना है 7, S कितना आया 3.45, तो बताओ बेटा कितना बचा, 4 में 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 0.45 कितना हो गया 3.55, ये आ गया आपका परिधि पर इतना आया।
तो यानी कि परिधि पर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा होता है कि कम होता है, देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है तुम्हारा, परिधि पर ये लिखा तो ये ज्यादा आया, तो जेब का मान क्या होगा, कम होगा, तो कम मिलेगा, ठीक है ना। परिधि पर कुल मिला के हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते नहीं है। अच्छा, तो ये बात थी कब के लिए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन NS और NP में है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ND या NF में हो तो क्या अलग रूल लगेगा, हाँ बेटा अलग रूल लगेगा, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब बातें सिलेटर ने बताई हैं, और वो चूंकि सौभाग्य से एक्सपेरिमेंटल निकली, जो उसने बताई वो बातें सही थी, तो अपन को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे इधर रूल नंबर 5 या 6 जो भी है, यदि इलेक्ट्रॉन ND या NF में है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष ND या N5F के इलेक्ट्रॉन्स के लिए S1 बराबर 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन के लिए F2 का मान 1 पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात ध्यान रखना है। बस हो गए, फिलेटर के सभी रूल हो गए, और प्रत्येक का आपका जेब का निर्धारण भी हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और इसी से आपको सब क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी से रिलेटेड हाइड्रोजन का पर्सनल बताई दिया, हीलियम का पर्सनल बताई दिया, और बाकी में ये सब रूल आपको लगना है। ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, और ये आता भी है क्वेश्चन। Zn30 के लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड 3d10 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेफ बराबर क्वेश्चन मार्क। जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन एवं 3d10 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेफ की गणना करो। तो इसमें ये सब रूल आपके जनरली फिट हो जाएंगे, और आपको ये जेफ आई होप बनने लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि Zn30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 3d। अब 3d की एनर्जी चूंकि ज्यादा है, तो आप बहु नाराज ना हो जाएं, तो अभी 0 रखेंगे। 4s², अब 4s भर गया तो अब तो डालोगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, तो इधर आ गई। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा हो चुका है, ठीक है ना। अब देखेंगे, चूंकि Zn का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, 4s² में है, अतः 4s, अब देखो 4s में है कि नहीं है, तो 4s 4p 4d 4f में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते उनके लिए हम क्या लेते, उनके लिए 0.35, उनके लिए हम कितने लेते, 0.35 लेते। हमने बताया था 4s और 4p, यानी ns np में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए हम कितना लेंगे, इतना, ठीक है ना। ns और np में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, वो बाकी के लिए कितना लेंगे, 0.35। तो अतः 4s के शेष 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो S1 बराबर कितना होगा, 1 गुणे 0.35, तो बराबर कितना आ गया, 0.35, ठीक है। अब देखो n-1 s p d f चूंकि है ही नहीं है, के कितने इलेक्ट्रॉन बचे n-1 में, n-1 यानी 4 - 1 तो 3d 3p 3s, इतनी आ गए। के
कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 18। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए F2 बराबर कितना? 18 गुणे 0.85। तो अभी गुणा थोड़ा करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगता ही है। 18 पंची 90, 18 पंची 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 नंबर 144। तो 144 9 कितना होगा? 150, 4 15.40 हो गया ये, ठीक है ना। अब देखें जरा अब n-1 के बाद शेष जितने बचते हैं, शेष n-2 हो या n-3 हो, शेष इलेक्ट्रॉन के लिए S3 बराबर कितना होगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 6 और 2 8 और 2 10 10 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। कुल S बराबर कितना हो गया? S1 प्लस F2 प्लस F3। तो कितना है S1? 0.35 प्लस F2 कितना है? 15.40 प्लस ये कितना है? 10। तो बराबर कितना होगा बेटा? 5 और 3 और 4 7, 15 और 10 25। तो 25 दशमलव कितना हो गया? 75। अतः जेफ बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 30 माइनस 25.75। तो बराबर कितना बचा बेटा? 5 4.25। ये आपका जेफ आ चुका है, ठीक है ना। ये कब के लिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें और जल्दी से मैं बता करके इस वीडियो को फिनिश करता हूं, ठीक है। अब इधर लिखेंगे देखो Zn के 3d10 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए 4s के दो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट S1 बराबर कितना होगा? 2 गुणे 0। देखो ये अंदर वाली कक्षा बाहरी कक्षा का क्या होता है? शून्य होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा Nd तथा Nf में हो, तो Nd में जितने इलेक्ट्रॉन हैं एक को छोड़कर उसके लिए कितना होता है? 0.35 और बाकी सबके लिए कितना होता है? 1। तो हम लिखेंगे 3d के शेष 9 इलेक्ट्रॉन के लिए F2 बराबर कितना होगा? 9 इंटू 0.35। तो कितना हो गया? 9 पन्ना 45, 9 3 27 और 4 31। तो 3.15, ठीक है ना। अब शेष कितने बचे बेटा? शेष देखो 3d के ये इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए, तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 8 18। शेष 18 इलेक्ट्रॉन के लिए S3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 गुणे 1। इसमें 0.85 वाला कोई स्टेप नहीं होता है यदि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा Nd और Nf में है। तो ये बराबर कितना हो गया? 18। तो कुल S बराबर कितना होगा? S1 प्लस F2 प्लस S3, ठीक है। तो कितना आया? S1 का तो मान है कितना? 0। F2 का मान कितना है? 3.15। F3 का मान कितना है? 18। तो कितना हो गया? 21.15, ठीक है ना। अब 21.15 हो गया। अतः जेफ बराबर कितना होगा? जेड एक्चुअल माइनस एस। तो जेड एक्चुअल कितना है? 30 माइनस 21.5। तो कितना बचा बेटा? 30 से 21 चला गया 9 9 1 5 है, ठीक है। 9
कितना बच गया, 9, 9 में से 0.15 गया तो कितना बचा, 8.85। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको जेड समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, किसी भी एटम का नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जितना भी परिणामी अट्रैक्शन फोर्स डालता है उसे ही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसका मान यदि उसके परमाणु क्रमांक में से शील्डिंग इफेक्ट को घटा दिया जाए तो इसका मान पता चल जाता है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के अट्रैक्शन को रोकते रहते हैं अपनी शील्डिंग के द्वारा, अपनी व्यवस्था के द्वारा, और इस रुकावट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक सिलेटर ने कुछ रूल्स दिए, जिन्हें कहते हैं हम सिलेटर्स की रूल कहते हैं, जिसका एक्सप्लेन बारी बारी से कर दिया है। आई होप ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि इससे आप एडवांटेज ले सकते हैं तो लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।